नमस्कार, मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 28 अप्रैल और दिन है गुरुवार का। चलिए आज के कोट की तरफ जाते हैं। कोट है, वी हैव टू फाइंड अ वे टू एलिमिनेट अर्थक्वेक्स, वाइल्ड फायर्स, ड्रॉट एंड फ्लड। ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड अ वे टू एलिमिनेट दीज थिंग्स, बट वाई न्यूज एज ऑफ नाउ? बिकॉज ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर देखने मिल रही है, कंसिडरिंग द हीट वेव जो अब से मार्च के महीने में ही आने लगी है, जो मोस्टली अप्रैल में और जून के महीने में आने लग रही थी। चलिए चलते हैं आज के पहले एडिटोरियल की तरफ। द अनएम्प्लॉयड इंडियन, इसके अंदर ये बताया गया है, एडिटर ने ये बताया है कि जिस प्रकार से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा सा घोस्ट बनती जा रही है, जैसे पैंडेमिक जो अभी कोविड-19 पैंडेमिक था उसने और ज्यादा एग्जैसरबेट कर दिया था। ठीक है, तो ये जो इंडिकेशन है ये क्राइसिस का, ये हमें कैसे पता चला? जब हमने देखा मनरेगा मनरेगा जो 2014 से चालू हुई थी, अंडर द मनरेगा जो एक्ट बना था। ठीक है, तो ये जो मिशन चालू हुआ था उसमें सबसे पहले साल में 4.13 करोड़ हाउस होल्ड जो थे उनको स्कीम के अंदर काम करने का मौका मिला था। उन्होंने मौका उठाया था, फायदा उठाया था। जबकि 2020-21 में ये 7.5 करोड़ हो गया, जबकि 2019 में 5.48 करोड़ चल रहा था और एवरेज 5.4 करोड़ के आसपास चल रहा था। जबकि जो पैंडेमिक के बाद हिट आया, पैंडेमिक का हिट आया, उसके बाद 7.5 करोड़ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और उसके अगले साल दैट इज 2021-22 इसमें 7.26 करोड़ लोगों ने इसका फायदा लिया था। तो बताया जा रहा है भले ही ये 2020-21 से कम हो, विच इज लेसर देन 7.5 करोड़, ठीक है, लेकिन प्री पैंडेमिक लेवल जब 5.4 करोड़ लोग इस्तेमाल किया करते थे मनरेगा का, उससे अभी भी कई गुना ज्यादा है। ये बताता है कि किस प्रकार अभी भी एब्सेंस है ऑल्टरनेटिव जो जॉब एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसका। ठीक है, तो जो डिमांड और सप्लाई जो है जॉब्स का, उसके बीच में जो डाइवर्जेंस बढ़ती जा रही है, ये बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट करती है। सबसे पहले तो ये कि जो रिजर्वेशन है पब्लिक सेक्टर में बाय वेरियस कास्ट ग्रुप, ये अब इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जॉब मिल ही नहीं रही है। दूसरी चीज, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वेज एक्सप्लोर कर रही है इन ऑर्डर टू इंश्योर द जॉब कोटाज फॉर लोकल। जिस प्रकार से अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में ये बात उठी थी कि हम जो लोकल्स हैं उनको अपनी जगह अपने स्टेट में पहले प्राइवेट जॉब्स देंगे, इस चीज को प्रायोरिटाइज करेंगे और इस चीज के लिए कोटा रखेंगे। तो प्राइवेट जॉब्स में भी अगर कोटा होगा तो फिर जो एक लेवल प्लेइंग डेमोक्रेसी, लेवल प्लेइंग जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो कैसे सभी को मिल पाएगी। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये इंडिकेटिव है कि किस प्रकार से एंजाइटी जो है जॉब और एम्प्लॉयमेंट में वो डीपन होती जा रही है। अब जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो जो डिटीरियोरेट होता जा रहा है उसको काफी सारे लेवल्स पर ट्रैक किया जा सकता है। सबसे पहला कि ओवर द ईयर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में वो कम होता जा रहा है। एक डेटा के अनुसार अराउंड 40% जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो चुका है इंडिया में, जो एवरेज है वर्ल्ड का 60% का, उससे काफी कम है। और इसके अंदर मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ज्यादा है, पार्टिसिपेशन रेट काफी कम है। इसका सबसे बड़ा जो है पहला रीजन वो है कि रेम्यूनरेटिव और ल्यूक्रेटिव जॉब, जो प्रोडक्टिव जॉब है वो कम है। दूसरी चीज, जो विमेन है इंडिया में वो काफी कम पार्टिसिपेट करती है। इनफैक्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज जो इंडिया से भी कम डेवलप्ड हैं जैसे कि बांग्लादेश, उससे भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में कम है। अराउंड ऑलमोस्ट 9% से भी कम विमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती है इन द वर्क फोर्स। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसके ये दो सबसे बड़े कारण हैं। और जो इनिशियल फेज ऑफ पैंडेमिक था उसके अंदर जो एलिवेट हो रहा था ये वो जो चीज है। दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यंग और एडुकेटेड में और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो अनएडुकेटेड या लेदर एडुकेटेड है वो कोई सी भी जॉब को उठा लेते हैं, लेकिन जो एडुकेटेड है उन्हें एक रिस्पेक्टेबल जॉब भी चाहिए और वो जो जॉब है जो उनकी पढ़ाई है उसके हिसाब से बेहतर पे ऑफ करे, ऐसी जॉब उन्हें मिल नहीं पा रही। ठीक है, तो जब सक्सेसिव गवर्नमेंट से उन्होंने इस इशू को एड्रेस करने में
स्टेप्स लिए हैं, लेकिन तब भी जॉब क्राइसिस जो है वो अभी भी लेबर इंटेंसिव ही है, मतलब और ज्यादा जॉब क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है ओवर द इयर्स। और इसका सबसे बड़ा रीजन है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी भी बूम पर नहीं। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्केल अप करता है तो बहुत सारा लेबर फोर्स जो है उस सेक्टर के अंदर पूल इन किया जा सकता है। सबसे पहला तो जो वर्कफोर्स ऑलरेडी है, दूसरा जो मिलियंस हर साल और ज्यादा वर्कफोर्स में ऐड हो रहे हैं, तीसरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां से जो फोर्स निकल कर आ रही है और जो हमारे लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट आर्टिकल है द इन्फ्लेशन हाइड्रा, इट इज रनिंग राइट एंड देयर इज लिटिल द सेंट्रल बैंक कैन डू अबाउट इट इन द नियर टर्म। यहाँ पर बात की जा रही कि किस प्रकार से वायरस और जो पैंडेमिक था उसके बाद जो प्राइसेस है कमोडिटीज के वो बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो गए हैं। और जो सेंट्रल बैंक थी उस टाइम 2019 में जब ये कोविड-19 पैंडेमिक था, तो ऑलमोस्ट सारी कंट्री की सेंट्रल बैंक से समझ रही थी कि जब पैंडेमिक वापस से डीएस्केलेट हो गए, फ्लेयर डाउन होगा, तब इकोनॉमी वापस से बूम अप होने लगेगी। लेकिन कौन जानता था कि सबसे पहले तो इतनी सारी वेव्स आ जाएगी कोविड की, कई कई शहरों में या कंट्रीज में 6 वेव्स तक आ गई, ठीक है। तो एकदम उसने क्रिपल कर दिया इकोनॉमी को। दूसरी चीज जो सप्लाई चेन है इस वजह से वो बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो गई है, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखने की कि इस बार का जो इन्फ्लेशन है ये इसलिए नहीं क्योंकि डिमांड सर्ज कर गई है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई। तो एक्चुअली जितनी ऑलरेडी डिमांड कम है लेकिन जितनी डिमांड है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। और तीसरी चीज है कि भले ही इकोनॉमी ओवरकम करने की कोशिश कर रही थी कोविड से, लेकिन फिर आ गया रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जैसे कि आप सब जानते होंगे रशिया और यूक्रेन 3 बहुत मेजर चीजें एक्सपोर्ट करता है। पहला क्रूड, दूसरा वीट, तीसरा सनफ्लावर ऑयल और चौथी चीज जो है वो है पेस्टिसाइड, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, ये चारों चीजें जो है 3 बहुत बेसिक जो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, तीनों को ही हिट करते हैं बहुत ग्रास रूट लेवल पर, ठीक है। जैसे कि पेस्टिसाइड जो है वो कहाँ हिट करेगा, पेस्टिसाइड हिट करने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर को, वीट सनफ्लावर करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और क्रूड ऑयल जो है सर्विस और बाकी के दोनों सेक्टर को अफेक्ट करने वाले हैं। तो नॉट जस्ट इंडिया बट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज फेसिंग एन इन्फ्लेशन, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड एंड डेवलपिंग surge of disrupted supply chain because of COVID, but also because of Russia-Ukraine conflict and also the sanctions posed by the European and Western countries on the Russia because of this conflict, ठीक है। तो रशिया के पास तो है काफी सारा स्टॉक लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, सो द वर्ल्ड इज फेसिंग अ डिप एंड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दीज कमोडिटीज। Now, because of this, the inflation in India has averaged to 6.3%, which is greatly above the 2 to 6% target of Central Banks of India, ठीक है। जो 2 से 6% का टारगेट उससे होता है सेंट्रल बैंक का इन्फ्लेशन का, उससे ज्यादा है। और वापस से इस जो जनवरी मार्च का क्वार्टर था ये तो उसकी बात है, और इस क्वार्टर में भी ऐसा सोचा जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है अप्रैल टू जून वाले में कि 6.3% का इन्फ्लेशन रहने वाला है। मतलब लगातार 2 बार जो है इन्फ्लेशन जो मार्क्ड रेट है 2 to 6% का उससे ज्यादा जाने वाला है। और इस बार जो सेंट्रल बैंक है, इट वाज एन एक्सप्लेनेशन टू द गवर्नमेंट कि व्हाई इट इज नॉट एबल टू कर्ब द इन्फ्लेशन। अब सेंट्रल बैंक जो है उनने सिर्फ एक हथियार चलाने का सोच लिया है, वो हथियार है कि रेपो रेट बढ़ा दो। रेपो रेट बढ़ा दोगे तो बैंक जो होगी कमर्शियल बैंक वो पैसा पूल इन कर लेगी अपने अंदर, जो इकोनॉमी में सर्कुलेटर हो रहा है उससे। किस प्रकार से, जो इंटरेस्ट रेट है वो कमर्शियल बैंक बढ़ा देगी, लोग कम पैसा बोरो करेंगे, लोगों के पास कम पैसा होगा तो इन्फ्लेशन भी काबू में आ जाएगा। लेकिन ये बात जानने की और समझने की, इन्फ्लेशन इस बार हो ही नहीं रहा है इसलिए क्योंकि पैसा ज्यादा है, पैसा नहीं है ज्यादा लेकिन सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, ठीक है। तो अगर और ज्यादा पैसा पूल इन कर लेंगे फ्रॉम द इकोनॉमी तो फिर और ज्यादा सप्लाई चेन के अंदर दिक्कतें आने लगेगी क्योंकि चीजें लोग परचेस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इन्फ्लेशन है इसको जो है उसको दूसरी तरीके से
ठीक करने की जरूरत है, बिकॉज दिस इन्फ्लेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज मनी सप्लाई, बट दिस इज एन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है, इम्पोर्ट बेस में इन्फ्लेशन हो रहा है ये। तो ये चीजें ध्यान रखने की है। दूसरी चीज फ्यूल इन्फ्लेशन, ये तो हमने फूड इन्फ्लेशन की बात करी है, फ्यूल इन्फ्लेशन पर जाते हैं। तो फ्यूल इन्फ्लेशन भी कोई ईज होने के साइंस दिखा नहीं रहा है, ठीक है। अभी जो है गवर्नमेंट ने सेंट्रल नवंबर 2021 में एक्साइज ड्यूटी अपनी कम कर ली थी, वैट भी कुछ स्टेट्स ने कम किया, लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स कम नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनका भी रेवेन्यू का सोर्स वही है। दूसरी चीज जो है, जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो अभी भी $90 पर बैरल के ऊपर ही है। इस वजह से जो पेट्रोल, डीजल, एलएनजी, सीएनजी है, इनके रेट्स बढ़े हुए हैं। तीसरा फूड, फूड तो है सबसे ज्यादा वोलेटाइल कॉम्पोनेंट है सीपीआई इन्फ्लेशन का, क्योंकि 39% जो वेट है बास्केट में, हमारे सीपीआई बास्केट में, वो फूड का ही आता है। पॉजिटिव साइड ये हो सकता है कि चौथा ये सक्सेसिव सीजन है जब अच्छा खाना हुआ है इंडिया में, मतलब जब, क्योंकि अच्छा मॉनसून था तो अच्छा खाना भी पैदा हुआ, मतलब बहुत सारा व्हीट और राइस पैदा हुआ। लेकिन क्योंकि इस बार हीट वेव्स आ गई है और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का भी कमी है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक पैदा हुआ है ये अब ऑलमोस्ट खत्म होने का है और इन्फ्लेशन वापस से बढ़ेगा, बिकॉज व्हीट के जो ग्रेन्स है उसमें अब मिल्किंग नहीं हो पाई है। मिल्किंग सीजन क्या होता है व्हीट ग्रेन का, कि देखो एक बार तो वो जो हरी वाली ग्रेन्स आती है व्हीट में जो च्यूएबल होती है, उसके बाद उसके अंदर स्टार्च आता है। जब वो स्टार्च आता है ना, वो यही होता है कि एक बार बारिश हो गई उसके बाद धीरे धीरे उसमें स्टार्च आता है और फिर वो ग्रेन कॉन्क्रीट स्ट्रांग होती है, मतलब जब चबाने लायक नहीं होती। तो वो जो स्टार्चिंग मिल्किंग का सीजन था वो खत्म हो गया क्योंकि अर्ली राइपनिंग ऑफ ग्रेन्स हो गया बिकॉज ऑफ अर्ली हीट वेव्स। तो कुछ जो एरियाज हैं इंडिया में वहां पर जो व्हीट होगा कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, इसलिए वापस से व्हीट का प्राइस बढ़ जाएगा और एमएसपी भी देना पड़ेगा इंक्रीज रेट पर, क्योंकि एमएसपी इज डायरेक्टली लिंक टू द इंक्रीज इनपुट कॉस्ट। तो क्योंकि पेस्टिसाइड भी कम है, पेस्टिसाइड का भी कॉस्ट बढ़ेगा, फिर उसके बाद पेट्रोल डीजल भी बढ़ गया है, तो ये सारी चीजें जो है इंक्रीज कर देगी एमएसपी को, जिसकी वजह से फर्दर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। और जो व्हीट और शुगर है जो हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल है जो मेजर इंपोर्ट है, ये सारी चीजों के रेट स्काई रॉकेट हो गए रशिया यूक्रेन वॉर के, जो मैंने शुरू में ही बताया था कि किस प्रकार से ये हिट करता है हमारी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, मतलब क्योंकि रशिया और यूक्रेन में से मेजर एक्सपोर्ट होता था इन चीजों का। तो ऑलरेडी ये प्राइस जो है एडिबल ऑयल का हायर, जब से इंडोनेशिया ने बैन किया है रिफाइंड पाम ऑयल का, तो ऑलरेडी ये चीज अब और ज्यादा प्रेशर झेलने वाली है। तो प्रोड्यूसर्स के लिए ऐसा है कि प्रोड्यूसर्स ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम से बहुत ज्यादा जो बर्डन है इस चीज का कंज्यूमर पे डाल दे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 रुपए का जो बिस्किट है पार्ले जी का वो 25 रुपए में बिकने लग जाए। 2 रुपए का बिस्किट है तो ज्यादा से ज्यादा वो एक आध बिस्किट कम कर लेंगे, बिस्किट थोड़े पतले कर देंगे जो थिकनेस है, या फिर 2 की जगह 2.5 रुपए का कर देंगे, तो कंज्यूमर बेस पर भी एकदम से डाल सकते हो। तो प्रोड्यूसर्स के लिए जो है यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो ये जो सारी चीजें सेंट्रल बैंक को ध्यान में रखने की जरूरत है, और उसके बाद ये जो इन्फ्लेशन का हाइड्रा है उसको डिफ्लेट करने की जरूरत है, ठीक है। just by increasing the repo rate, the central bank of India, or for any country for that matter, cannot curb this inflation which is surging inside the whole world, not just India. Next is Musk Twitter. जो इलॉन मस्क जी हैं जिन्होंने बाय आउट कर लिया अभी ट्विटर को, उनके बारे में बात की जाएगी कि किस प्रकार से उनका जो बाय आउट है वो इन्फ्लुएंस करने वाला है पब्लिक कॉन्वर्जेशंस को। भले ही वो कहते हैं कि वो एक फ्री स्पीच को इंडोर्स करने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो किस प्रकार से उन्होंने खुद ने इसका गलत इस्तेमाल किया है और अब आगे क्या हो सकता है। देखो, इलॉन मस्क ने अभी $44 बिलियन के अंदर ये जो है डील को क्लोज किया है ऑफ बाइंग दिस ट्विटर, ओके। तो उन्होंने क्या बोलकर खरीदा था कि हम फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही, और हम यहाँ पे फ्री स्पीच को प्रमोट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो राइट्स बढ़ेंगे, क्योंकि जो मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ, जैसे काफी सारे ऐसे प्रो रशियन पीपल थे, प्रो यूक्रेनियन पीपल थे, तो पहले प्रो यूक्रेनियन की बात करते हैं, जो कहते थे कि अच्छी बात है यूक्रेन भी लड़ रहा है, यूक्रेन को भी और फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है और ज्यादा हिंसा को भड़काती है, ठीक है। अब इन लोगों के जो ट्विटर अकाउंट है वो वापस से
रिवोक कर दिए जाएंगे, वो वापस से रिज्यूम कर दिए जाएंगे और ये लोग अपनी चीजें वापस से कहते रहेंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, जो काफी सारी बिना मतलब की बातें किया करते थे, उनका जो अकाउंट है उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन अब वो वापस से आ जाएंगे। तो ये वर्ल्ड जो पीस है उसको एक कंट्रोल नहीं अनकंट्रोल्ड वे में यूज करने वाला है ट्विटर इस चीज को। मतलब ट्विटर फाइनली गेन कर सकते हैं इसके ऊपर जो वर्ल्ड में चल रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंस, ट्विटर के ऊपर डिपेंडेंस हो जाती है। किस प्रकार से डिपेंडेंस हो जाती है? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनका एक पब्लिक अकाउंट है ट्विटर पर, ठीक है, और वो अपनी जो भी बात कहते हैं वो लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं, जो भी वो ट्विटर पर कह रहे हैं। इट्स लाइक अ वर्ल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, सिंगल न्यूज़पेपर फॉर द होल वर्ल्ड। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको अगर इलॉन मस्क, और दूसरी चीज जो है, अगर इलॉन मस्क चाहे तो उनके पास जो खुद की इतनी सारी कंपनी है, उनकी स्पेस एक्स है, टेस्ला है, ट्विटर है, अभी बात चल रही है कि वो कोका कोला को एक्वायर करने वाले, वापस से कोकेन डालेंगे उसके अंदर, ये सारी जो चीजें हैं, मैकडोनल्ड्स एक्वायर करेंगे। तो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा जो शेयर प्राइस है उसको अपसर्च डाउनसर्च कर सकते हैं वो डायरेक्टली अपनी बातें ट्विटर के थ्रू डालकर और ट्विटर के अंदर चेंजेस करके। मतलब अब वो सोल प्रोप्राइटर है ट्विटर के, वो कर सकते हैं कि किसके अकाउंट को क्लोज करना है, किसको नहीं करना है, एंड ही कैन चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। और जो यूरोपियन जो कमीशन है जिन्होंने जो यूके की गवर्नमेंट है जिन्होंने बोला है कि ट्विटर को कंप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन सेफ्टी बिल के साथ जब ये लॉ बनने वाला है, तो एलॉन मस्क जो है उन्होंने ऐसा मॉक करते हुए कहा है कि ये जो एंटीबॉडी रिएक्शन है ये उन्हीं लोगों के थ्रू आ रहे हैं जो फ्री स्पीच से फियर करते हैं, मतलब डरते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो भी, गवर्नमेंट तो सारी कंट्रीज की जो है वो अपना एक ऑनलाइन जो सेफ्टी बिल है वो बनाती है, जैसे इंडिया में भी है सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। लेकिन अगर ऐसे जो बिग टेक कंपनीज है वो एक्वायर, लोग एक सिंगल व्यक्ति अगर उसे एक्वायर कर लेगा तो किस प्रकार से चेंजेस हो सकते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, ये देखने लायक है। नाउ ऑनस इज ऑन द इलॉन मस्क कि वो कैसे एलिविएट कर सकते हैं ये सारे एप्रीहेंशंस को, या फिर एलिवेट या फिर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। मतलब या तो वो एलिविएट कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ न्यूज इन ट्रांजिशन की क्या होता है आगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई आत्मनिर्भर इंटरनेट। ये जो है एक इसी बैकड्रॉप में ये वाला आर्टिकल लिखा गया है कि जिस प्रकार से इलॉन मस्क ने एक्वायर कर लिया है ट्विटर को और उसके बाद फ्री स्पीच जो है उनको बोलते हुए, लेकिन वो किसी भी देश के अंदर हिंसा भी भड़का सकती है, ठीक है। जैसे श्रीलंका के अंदर अभी ऐसी न्यूज फैल रही थी कि इंडियन ट्रूप्स आने वाले हैं श्रीलंका के ऊपर ये गोलीबारी करने, क्योंकि श्रीलंका के अंदर प्रोटेस्ट काफी ज्यादा होने लग रहे हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं, जो चीजें नहीं आनी चाहिए बाहर, क्योंकि एक फॉल्स न्यूज है, अब ये चीजें भी बहुत ज्यादा ओपनली सर्कुलेट होने वाली है, विच इज प्रो एंड कॉन्स दोनों की। कभी कभी गवर्नमेंट को भी जरूरी होता है कोई चीजों को कर्ब करना इन ऑर्डर फॉर राइट्स, इन ऑर्डर फॉर पीस टू स्टे देयर एट अ पर्टिकुलर सिटी और स्टेट। लेकिन अगर अब ये जो न्यूज है फ्री स्पीच के नाम पर अगर फैलेगी तो क्या किया जाएगा, ये न्यूज इन ट्रांजिशन अगेन रहेगी। तो वो चाहते हैं, जो एडिटर है वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी ऐसे काफी सारे एक्ट्स बने जिसकी वजह से जो बिग टेक कंपनीज है वो एक कंट्रोल में रह पाए और उनके ऊपर भी एक चाबुक की तरह रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फ्रीली जो चाहे वो कर सके, ऑल्दो इंडिया में अभी भी रूल्स है, लेकिन जो टेक कंपनीज है हमेशा इनसे एक कदम आगे ही रहती है, एंड दे हैव अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट बिकॉज दे आर सच अ बिग टाइम इन्फ्लुएंसर इन द गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज द टाइम टू रिविजिट स्कूल। इसके अंदर जो एडिटर है वो कहते हैं कि किस प्रकार से जो स्कूल्स हैं अभी भले ही ओपन हो गए हो, लेकिन सभी लोग स्कूल्स को नहीं सभी बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि जो स्कूल्स की फीस इतनी ज्यादा है और लोगों की आमदनी कम हो गई है, ठीक है, और ऊपर से ऑनलाइन स्कूल, तो लोग ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए इतने पैसे देना नहीं चाह रहे हैं। दूसरी चीज, लोग गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि प्राइवेट एक छोटा सा स्कूल हो वो भी बेहतर होगा एक गुड टाइम या बिग टाइम गवर्नमेंट स्कूल से। तो लोगों का जो ये डिस्ट्रस्ट है गवर्नमेंट स्कूल में, इन्हें बहुत ज्यादा हटाने की जरूरत है, ठीक है, ताकि लोगों के बीच में एक ट्रस्ट आए कि किस प्रकार से वो गवर्नमेंट स्कूल्स भी जा सकते हैं। और ये कैसे होगा, ये होगा सबसे पहले जब गवर्नमेंट स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग होगी, ठीक है।
और जो प्रोफेसर जो टीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनका एक बेटर तरीके से एग्जामिनेशन होगा, ताकि जो करिकुलम है सारे बच्चों को वो एट पार हो विद द प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है, बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल का है। ये चीज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से देखा गया है कि कोई भी अगर डेवलप्ड नेशन है, जैसे कि मानो आप जर्मनी की बात कर लो, यूएसए की बात कर लो, तो 90% जो बच्चे होते हैं उनकी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होती है, तो उनको एट पार एजुकेशन सबको मिल पाती है। और एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स, गुड मील्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और थिंकिंग एबिलिटी सबकी एक साथ एक जैसी हो पाती है, और उनको एक इक्वालिटी मिल पाती है, इक्वालिटी ऑफ चांसेस एंड एवरीथिंग, कि वो आगे जाकर क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई भी एक जैसी की है तो दिमाग भी एक जैसा चल रहा है, आगे कौन क्या करना चाहता है, कौन एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, या फिर कोई जॉब लेना चाहता है, या टेक कंपनीज में जाना चाहता है, एटलीस्ट उनके पास बेसिक एजुकेशन एक जैसी है, तो इक्वालिटी बढ़ती। बाद में जब लोग बढ़ेंगे, जब पैसे कमाएंगे, वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। जबकि इंडिया में अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करी जाए तो बहुत ही बिलो एवरेज वहाँ की स्टडी या करिकुलम तो अच्छा है, एनसीईआरटी देती है, लेकिन जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर नहीं है। तो जो बच्चे निकल कर आते गवर्नमेंट स्कूल से, वो बहुत ज्यादा बिलो एवरेज स्टैंडर्ड के होते हैं, रादर देन फ्रॉम द स्टूडेंट्स विच आर गेटिंग पास फ्रॉम द प्राइवेट स्कूल। तो यहाँ पर भी, और फिर बाद में क्या होता है, उन्हें भी जॉब बेहतर नहीं मिल पाती, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और ज्यादा जो एक डिफरेंस है बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास, वो बढ़ता ही जाता है, या फिर एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड क्लास। In order to diminish this differences between the two caste and between the two classes in India, it is very much, and it is the basic requirement that the education sector in India should become, the government basic education sector in India should become at par with the private and even the international standards, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द एडिटोरियल्स टुडे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं कल इसी समय पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।